हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ बिजनेस भी कर लिया था और हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ गवर्नमेंट भी कर लिया था। सही है। अब आप हेडिंग डालेंगे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। किसकी हेडिंग डालेंगे? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखें, रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। सही है। एलोकेशन से मुराद क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। सही है। डिस्ट्रीब्यूट करना। सही है। री का मतलब क्या है? फिर से, इंग्लिश में अगेन। तो इसका तर्जुमा क्या बना? डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज अगेन। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज अगेन। यहां तक तो हो गई बात। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझा भी, लिखिएगा नहीं, मैं आपको पहले आप चले लिख लें। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आप लिख लें, इट मीन्स टू allocate the resources again allocate the resources again differently. This leads to opportunity cost. This leads to opportunity cost and the movement along the PPC. And the movement along the PPC. यहां तक बात समझ में आ गई? कैसे आएगी? अभी समझाऊंगा तो आएगी ना। देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। मेरी क्लास में कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। फिजिकल क्लास में मेरे पास टोटल जो सीट्स हैं वो 30 हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? कितनी सीट्स हैं? 30। तो अब मैं जो एजुकेशन दे रहा हूं वो लड़कों को भी दे रहा हूं, लड़कियों को भी दे रहा हूं। हो सकता है मेरे पास लड़के ज्यादा हो, लड़कियां कम हो सकता है मेरे पास लड़कियां ज्यादा हो, लड़के कम हो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस एक्सिस पे गर्ल्स हैं और इस एक्सिस पे बॉयज हैं, और अगर ये मेरा पीपीसी है, सही, एंड आई एम प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट W, व्हाट डज पॉइंट W रिप्रेजेंट? पॉइंट W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं फुल एम्प्लॉयमेंट, मैं ये सुनना चाह रहा था। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरी 30 की 30 चेयर्स क्या हो गई हैं? यूज हो गई हैं। मेरा जो रिसोर्स है, जो कैपिटल है, वो पूरा पूरा इस्तेमाल हो गया। सो लेट्स से मेरे पास यहां पे गर्ल्स थी 18
तो मेरे पास बॉयज कितने हो गए? 12। सही, आगे भी बात समझा। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि भाई मेरे पास कुछ लड़कियों ने ये बोला कि सर आपकी क्लास बहुत दूर होती है, मैं आपकी क्लास में फिजिकली नहीं आ सकती, हमारा कन्वेंस का इशू है। तो 3 लड़कियों ने मुझे ड्रॉप कर दिया और मैंने जो एडमिशन दिया वो 3 लड़कों को दे दिया। सही है? तो पहले मेरे पास 18 गर्ल्स थी, अब मेरे पास कितनी गर्ल्स हो गई? 15। और बॉयज कितने हो गए? 15। सही। तो नाउ अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूंगा तो विल इट बी नीचे और विल इट बी ऊपर? नीचे होगा। तो इसको मैंने लिख दिया डब्ल्यू एक्स। एक्स पे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? 15 गर्ल्स को प्रोड्यूस एजुकेशन दे रहा हूं और 15 बॉयज को। ये है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट। मैंने पहले 18 चेयर्स पे लड़कियां बिठाई हुई थी, अब मैंने 3 चेयर्स पे किसको बिठा दिया? लड़कों को। तो पहले वो कैपिटल यानी मैन मेड चेयर कौन इस्तेमाल कर रहा था? लड़कियां। अब वो कौन कर रही है? तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेन। पहले 18 फॉर गर्ल्स था, अब 15 फॉर गर्ल्स है। डज दिस मेक सेंस? तो जब भी आपके पास रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 girls less. So the opportunity cost of teaching 3 extra boys is 3 girls. आगे पे बात समझ में? तो जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा होगी एंड इट विल ऑलवेज बी अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। आप देखें, पहले मैं W पे था, अब मैं X पे आ गया, मतलब मैं कर्व पे ऊपर नीचे मूव हो रहा हूं। सही है? एक और मैं आपको रिकैप करा देता हूं छोटा सा, 1 मिनट। पहले मैं एक क्वेश्चन करवा दूं। वाई का मतलब क्या है? इनएफिशिएंट। मतलब आप रिसोर्सेज को फुली यूज, अगर मेरे पास 30 चेयर होती है और 20 बच्चे बैठे हुए होते तो मैं क्या बोलता? बिलाल बशीर इज इनएफिशिएंट, बिकॉज 10 चेयर्स को वो वेस्ट कर रहा है। एक्स का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, इतनी चेयर्स ही नहीं है अगर इतना बच्चा आ जाए। और डब्ल्यू का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। जी क्वेश्चन। जी, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी रिप्रेजेंट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई? सही है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने आपको क्या लिखवाया? नहीं नहीं, एंड में क्या लिखवाया है? मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट लिखवा दिया। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन होगा, 8 मार्क का क्वेश्चन होगा आपके पास। एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व the effect of reallocating resources towards Pepsi for a company that produces Pepsi and Lays। सही है? ये क्वेश्चन है। ये अमूमन 8 मार्क का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैंने शुगल में आपको दे दिया, मैंने बोला लो 8 मार्क का क्वेश्चन कर लो। सही? इसमें लिखेंगे क्या? बहुत अच्छी बात है। जब भी आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन आता है ना पीपीसी का, तो अमूमन ये होता है कि 2 कर्व्स आपसे बनवाते हैं। कितने कर्व्स बनवाते हैं? 2। मैं आपसे कितने कर्व बनवाऊंगा अभी? 1। तो दिस इज नॉट अ डोमिनेटिंग 8 मार्क क्वेश्चन, इट्स जस्ट फॉर 4 मार्क्स। तो 2 कर्व्स अगर बनाने होंगे तो 8। बट आई विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू डू वन, एंड देन इफ देयर इज अनदर ग्राफ सो यू नो हाउ टू डू द नेक्स्ट वन एज वेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? नहीं, सबसे पहले डेफिनेशन। कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो लिखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यस, पेपर के लिए भी यही। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the combination of
shows the combination of goods and services that can be produced with the given resources. That can be produced with the given resources. सही है, तो ये डेफिनेशन हमने की हुई थी, मैंने आपको पढ़ा दी, आपने समझ ली, वीआईपी हो गया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम एक खूबसूरत सा एल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल। एल क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? ये एक्सेसेस होंगे, तो भाई कितना बड़ा बनाएंगे? जितनी आपकी गुंजाइश हो। आपके पास जितनी जगह, मेरे पास बड़ी जगह है तो मेरा एल बड़ा है। तो चले, अब रुक जाए आप लोग। लेबलिंग में यहां पे क्या करूंगा? पेप्सी। और पेप्सी कहां आएगा और लेस कहां आएगा? कहीं पे भी आ सकता है। तो अपन ऊपर पेप्सी कर लेते हैं और नीचे लेस। रुक जाए आप लोग, कॉपी नहीं कीजिएगा। ये मैंने बना दिया पीपीसी का कर्व। बच्चा पैदा होता है तो क्या रखते हैं? ना। ये कर्व पैदा किया आपने, तो इसका नाम कौन रखेगा? आप लोग। सही। तो नाम इसका कैसे रखते हैं? कोई भी अल्फाबेट, ए। सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू टेल द एग्जामिनर ऑन द पीपीसी ए, तो ही कैन सी के ए। इस केस में तो हमारे पास एक ही पीपीसी है ना, तो अपन नाम भी नहीं लिखे और फिर डायरेक्ट करते हैं तो भी चल जाएगा। आगे जाके 2 से 3 पीपीसी भी आ जाएंगे एक कर्व में, तो नाम लिखा हुआ होगा तो एग्जामिनर को आसानी होगी। आप बोलोगे द पीपीसी फॉर एग्जांपल ए शिफ्टेड टू पीपीसी बी, तो वो समझने में आसानी होगी। तो लेबल करना लाजमी है। फिर हम बोल देते हैं कि हम इनिशियली पॉइंट एक्स पे प्रोड्यूस कर रहे थे। मैंने यहां पे डॉटेड लाइन बना दी और यहां पे डॉटेड लाइन। गिव मी अ नंबर। 50 पेप्सी। चलो चेंज कर लो, 40 कर लेते हैं लेस। सही है। नाउ रीड द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। पेंसिल से रीड द क्वेश्चन। आर वी प्रोड्यूसिंग मोर पेप्सीज? सॉरी, विल वी बी प्रोड्यूसिंग मोर पेप्सीज और मोर लेज? मोर पेप्सीज, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं कहां पे? टुवर्ड्स। हम ज्यादा रिसोर्सेस पेप्सी पे लगा रहे हैं, तो ज्यादा रिसोर्सेस पेप्सी पे लगाएंगे तो पेप्सी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो शुड आई शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स ऊपर और शुड आई शिफ्ट टू नीचे? अच्छा, नीचे। अगर मैं यहां पे करता हूं तो यहां पे अगर मैं करता हूं तो पेप्सी की प्रोडक्शन ग्राफ पे देखना कम होगी। तो मैं कहां पे लगाऊंगा? ऊपर। सो लेट्स से ये हो गया मेरा पॉइंट वाई, तो इसको कर लेते हैं अपन 30 और इसको अपन कर लेते हैं 56। और फिर हम मूवमेंट का एक एरो दिखा लेते हैं। हम एक्स से वाई मूव हुए या वाई से एक्स? एक्स से वाई। तो ये मेरा हो गया एक्स से वाई। अति सुंदर, उद्दम, खूबसूरत। अब बना लो ग्राफ। तुम कंपास से बना रहे हो पैराबोला। हो गया? सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनना और आप लोग खुद लिखने की कोशिश करना। सही है? गौर से सुनना लेकिन लिखना खुद है। मैं आपके सामने पॉइंट्स लिख दूंगा और फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको बताना है हम इनिशियली कहां हैं। हम इनिशियली किस पॉइंट पे है? एक्स। और एक्स पे व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग? 50 पेप्सीज एंड 40 लेज। एंड वी विल से कि वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है।
फुल एम्प्लॉयमेंट पे है या नहीं है? है। सही है। फिर हम बोलेंगे वी आर रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज, रीएलोकेटिंग resources towards Pepsi. As a result, we move from point X to point Y. Point Y पे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 56 Pepsis and 30 Lays. And we are at full employment as well. दोनों जगहों पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। सही है। फिर हम बोलेंगे मूवमेंट फ्रॉम X to Y creates an opportunity कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सबसे पहले हम क्या दे देंगे? डेफिनेशन। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। सही है। फिर हम बताएंगे इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो आप बताएं मुझे, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट? जबरदस्त। आप बोलेंगे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 एक्स्ट्रा पेप्सीज इज 10 लेज। मेक सेंस? सही है। बिल्कुल तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें सिखाऊंगा नहीं। सही है। एमसीक्यूज आते हैं, सही है, सिंप्लीफाई करना होता है उसमें, लेकिन अभी अपन वो नहीं पढ़ेंगे। हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक और कॉन्सेप्ट होगा उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो अभी इसको आप जाने दें, अभी आप इसको एज इट इज लिखेंगे। सही है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। तो मैं आपको एक बार आंसर इंग्लिश में समझा देता हूं, आप लोग फिर इसको खुद से लिखिएगा। देखें, इनिशियली वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट एक्स विच इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 50 पेप्सीज एंड 40 लेज. As the company is reallocating resources towards Pepsi, we will move from point X to point Y, which is also full employment level, and we will be producing 56 Pepsis and 30 Lays. This will create an opportunity cost. Opportunity cost is the next best alternative for one. The movement from point X to point Y will produce 6 extra Pepsis and the opportunity cost will be 10 Lays. आगे भी बात समझ में? लिख लें। जो लोग ऑनलाइन है, do you have any questions? You can ask now. इतना फर्क बुलेटिन में थोड़ी लिखना है, इतनी जगह किसके लिए?
देखो इसमें आपके पास जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, उसमें 4 मार्क्स बेसिक नॉलेज के होते हैं। बेसिक नॉलेज से मुराद क्या है? डेफिनेशंस, थ्योरी, बस बेसिक। 2 मार्क्स ग्राफ के होते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन के। अमूमन मैंने आपको बताया ना 2 ग्राफ्स आते हैं 8 मार्क्स में, 4 नहीं होता। 4 डेफिनेशंस के, वो अलग अलग चीजें पूछ रहा होता है, और 2 मार्क्स ग्राफ के। इस बुकलेट में एक खास बात होगी, व्हेन यू मिस अ क्लास यू एक्चुअली नो कि आपने कितना मिस किया हुआ है, और फिर आप पे एक प्रेशर होगा कि यार सारी चीजें कंप्लीट हैं, सिर्फ ये 2 पेजेस छूटे हुए हैं। एंड दिस विल फोर्स यू, जो मुझे लगता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, दिस विल फोर्स यू, यू विल आइदर कॉपी इट फ्रॉम समवन और यू विल वॉच द लेक्चर। तो तुम्हारी, जिस बच्चे का ये कंप्लीट होगा उसका 100% कोर्स कंप्लीट होगा। जी, पॉइंट एक्स पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट वाई पे क्या कर रहे हैं, सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बताना होगा। हाँ, यस, फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम से जिक्र करना है, क्योंकि यू आर ऑन द पीपीसी कर्व। आपके पास जगह छूट गई होगी आंसर के बाद, बल्कि छोड़ दें उसको, अभी वो नहीं करना। सही है, ये मूवमेंट कहलाती है। सही है, मूवमेंट कर्व पे, ये देखें, इफ वी गो लाइक दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट, एंड इफ वी गो लाइक दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट। सही है। तो जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, दिस विल क्रिएट अ मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व भी बोलते हैं। सही। अब पेज टर्न करें, आपके पास शेप्स ऑफ पीपीसी आ गया है। पहला शेप कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अब ये हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि 2 किस्म के पीपीसीज हैं, लेकिन उसकी रीजनिंग में आपको नहीं देता था, मैं बोलता था एएस में आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको रीजनिंग देना शुरू करता हूं। देखें, स्ट्रेट लाइन पीपीसी से मुराद क्या है? एक तरफ मैंने लिखा शूज, एक तरफ मैंने लिखा सैंडल्स। सही है, जो हमने पहले ग्राफ बनाया था, यहां पे 10 थे और यहां पे 5 शूज थे। 1 2 3 4। ओके, ये हमने बनाया था लास्ट क्लास में। ये पीपीसी स्ट्रेट लाइन है। व्हाई इज दिस अ स्ट्रेट लाइन पीपीसी? जबरदस्त। इसको यूं समझें, the opportunity cost is constant. The opportunity cost is constant. For example, ये मेरे पास पॉइंट A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया और F हो गया। So if I move from point A to B, तो मैंने कितना सैक्रिफाइस किया शू को? 1। और कितने मेरे पास सैंडल्स इंक्रीज हुए? 2। So the opportunity cost of 2 extra sandal is 1 shoe. फिर अगर मैं B से C की तरफ मूव हुआ, मैंने कितने शूज सैक्रिफाइस किए? 1। किसके लिए? 2 शूज, 2 सैंडल्स के लिए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 एक्स्ट्रा सैंडल इज, C से D पे आ जाओ, कितना सैक्रिफाइस किया?
फॉर 2, कितना सैक्रिफाइस किया? 1 फॉर 2, कितना सैक्रिफाइस किया? 1 फॉर 2. So the opportunity cost is constant. Opportunity cost is constant. तो जब भी opportunity cost constant होगी उसका मतलब क्या है कि पीपीसी का शेप क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा. मेक सेंस? सही है. तो स्ट्रेट लाइन पीपीसी बना ले, एक स्ट्रेट लाइन पीपीसी बना ले. ग्राफ की जगह दी हुई है, वैल्यूज पुट करने की जगह आप वैल्यूज ना पुट करें, आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना लें. वो बिल्कुल सही है, वो समझाना थोड़ा मुश्किल है. तो अभी अगला कॉन्सेप्ट में मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा. डन हो गया? इसमें लिखें PPC curve is a straight line. PPC curve is a straight line when the opportunity cost is constant. This means opportunity cost is constant. This means that the resources are equally skilled in producing both the goods. Are equally skilled in producing both the goods. Resources. अब इसको यूं समझें कि मेरे पास एक मशीन है, सही है. उस मशीन में अगर मैं जूता डालूंगा 2 घंटे में बनेगा, और अगर सैंडल डालूंगा 1 घंटे में. तो अगर मैं सैंडल्स बनाना शुरू करूंगा, एक जूता कम करूंगा तो 2 सैंडल्स बन सकेंगे, क्योंकि वो मशीन कितने टाइम के लिए वेकेंट हो गई? 2 घंटे के लिए. और अगर मैं वहां से 2 सैंडल्स निकालूंगा या 2 सैंडल्स कम प्रोड्यूस करूंगा तो वो मशीन 2 घंटे के लिए वेकेंट हो गई, मैं उसमें एक जूता बना सकता हूं. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, क्योंकि वो मशीन इक्वली स्किल्ड है दोनों चीजों में. अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर अगर इक्वली स्किल्ड होती तो जूते में भी 1 घंटा लगना चाहिए था और सैंडल में भी 1 घंटा लगना चाहिए था. इक्वली स्किल्ड यहां पे ये मुराद है कि उसको जो टाइम लग रहा है दैट इज कांस्टेंट. सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगले पेज पे आए, आपके पास आ रहा होगा कॉनकेव पीपीसी. ऐसा ही है. कॉनकेव जो पीपीसी होता है, इट इज ये वाला पीपीसी, पुलिस वाले का पेट, जो हम बोलते हैं पुलिस वाले का पेट है. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? कॉपी अभी कोई भी नहीं करना, सिर्फ सुनना. लेट से यहां पे मैं शूज बना रहा हूं और यहां पे मैं सैंडल्स बना रहा हूं. सही? अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो मैंने यहां पे जो गैप दिया है ना, ये हसन, यहां पे जो मैंने गैप दिया है ना,
ये मैंने इक्वल रखने की कोशिश की है। 0 से लेके 1 तक जो गैप है वो 1 से लेके 2 तक ही गैप है, और 2 से लेके 3 तक, ये मैंने इक्वल बनाने की कोशिश की है। यहां तक बात समझ में आ गई? सही। अब मैं यहां से ऊपर जाता हूं, ये रहा पॉइंट, इसको W का नाम दे देते हैं। मुझे नंबर बताओ कोई। 10। सही है, 10। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10। सही। WX क्या नंबर आना चाहिए? गैप देखो, अगर यहां से लेके यहां तक 10 है तो इतने में क्या आएगा? 8। 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो हाफ बन रहा है 5। यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने शेप बनाया और मैंने 1 2 3 को इक्वली लेबल कर दिया और उस हिसाब से मैंने वैल्यूज को प्लॉट कर लिया। तो अगर मैं W से X पे जा रहा हूं, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम W टू X, सही है, आई एम मेकिंग वन एडिशनल सैंडल, यस और नो? सही है। एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग, तो मैं ये लिख सकता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा सैंडल इज 2 शूज, लिख सकता हूं। और अगर मैं ये लिखूं कि X से Y पे अगर मैं मूव कर रहा हूं, X से Y, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन एक्स्ट्रा सैंडल इज 3 शूज। 3 शूज कैसे? 8 से हम कितने पे आ गए? 5 पे। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या था? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन द सेम, दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। सर इसको कॉनकेव का नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर मैं कोई केव बनाऊंगा तो केव का शेप क्या होता है? इसी तरीके से होता है केव का शेप, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज कॉनकेव। यहां तक बात समझ में आई? अब मैंने आपको इसके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, या मैंने दिया? नहीं दिया ना जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। जस्टिफिकेशन मैं दूंगा थोड़ी देर में, पहले आप इसको कर लें कॉपी। ये कॉपी करेंगे, इसके नीचे ये 2 लाइनें कॉपी करेंगे। हाँ हाँ, देख, मैंने तुम्हें टेक्निक बता दी ना। क्या टेक्निक है? नीचे 1 2 और 3 प्रॉपरली लेबल कर लो, आपका ग्राफ खुद ही सही बन जाएगा, खुद ही सही बनेगा।
हाँ, तुमने बताना है कि W से X पे गए तो एक सैंडल की कॉस्ट 2 शूज है, और फिर X से Y पे गए तो वही एक सैंडल की कॉस्ट 3 शूज हो गई। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले स्ट्रेट लाइन था, अब ये कॉनकेव हो गया। कर लिया कॉपी? नोट्स ले लेना भाई, उसी में करो काम। ग्राफ्स कोशिश करो कि पेंसिल से बनाओ, क्योंकि अगर कुछ खराबी हो गई तो एक ही ग्राफ की जगह है। डन? फुल एम्प्लॉयमेंट, मुस्तफा फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं, जो कि इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। वो ये है कि सारे काम छोड़ दें और यहां पे देखें, मेरा एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में मैं या तो पिज्जा बनाता हूं या तो मैं बर्गर बनाता हूं। सही? क्या बनाता हूं? पिज्जा या बर्गर। अब मेरे पास कुल मिला के 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ है। 10 में से 5 पिज्जा के एक्सपर्ट्स हैं और 10 में से 5 बर्गर्स के एक्सपर्ट हैं। लेट्स से कि जो बंदा पिज्जा का एक्सपर्ट है ना, वो बर्गर भी बना लेता है, लेकिन क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है तो वो बर्गर बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेता है। और जो बर्गर बनाने वाला है वो बर्गर फट से बना लेता है, लेकिन वो पिज्जा भी बना सकता है, लेकिन वो पिज्जा में इतना एक्सपर्ट नहीं है। वो पिज्जा बना तो लेता है, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो पहले दिन ऑफ ऑपरेशंस में जो मेरे रेस्टोरेंट में था, वो सिर्फ पिज्जा की भरपूर डिमांड हुई, तो हमने अपने सारे लेबर को क्या बोला होगा कि पिज्जा बना लो, कि 10 का 10 लेबर मेरा कहां पे लग गया, पिज्जा में लग गया। यहां तक बात समझ में आ गई? सो दिस इज डे 1। अब डे 2 आया। जब डे 2 आया तो बर्गर की डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई, और मैंने अंदाजा लगाया कि अगर एक लेबर भी चला जाएगा ना, तो वो बर्गर की डिमांड को क्या कर लेगा, फुलफिल कर लेगा। तो अब मेरे पास पिज्जा बनाने वाले कितने रह गए और बर्गर बनाने वाला कितना रह गया, एक। तो जब मैंने एक बंदा पिज्जा से बर्गर में लगाया, तो क्या कुछ सैक्रिफाइस हुआ, क्या, पिज्जा, और उसके बदले में मुझे क्या मिले, बर्गर। लेकिन मैं जो एक बंदे को यहां पे लेके आया हूंगा, वो किसको लेके आया हूंगा, जो बर्गर का चीता होगा। तो पिज्जा कितना सैक्रिफाइस हुआ, कम। मेक सेंस? अब आ जाए थर्ड डे पे। थर्ड डे पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, पिज्जा और बर्गर की डिमांड इक्वल हो चुकी है। सही है? दोनों की डिमांड इक्वल हो चुकी है। सेकेंड डे में क्या हुआ था, पिज्जा कम सैक्रिफाइस हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने एक इनएक्सपीरियंस पिज्जा मेकर को कहां पे लगा दिया, बर्गर बनाने। तो बर्गर एफिशिएंटली बना रहा है, पिज्जा वो एफिशिएंटली नहीं बना रहा था। थर्ड डे दोनों की डिमांड इक्वल हो गई, तो 5-5 लोग मैंने लगा दिए। चौथे दिन मेरे पास क्या हुआ कि बर्गर की डिमांड मजीद बढ़ गई, तो मुझे पिज्जा का एक और बंदा कम करना पड़ा और उसको कहां लगाना पड़ा, बर्गर पे। तो जब मैंने एक पिज्जा वाला बर्गर पे अब लगाया, अब कौन सा बंदा शिफ्ट हुआ होगा, जो पिज्जा में एक्सपर्टीज रखता था। तो जब वो बर्गर प्रोड्यूस कर रहा था, तो क्या ज्यादा बर्गर प्रोड्यूस हो रहे थे, कम हो रहे थे। लेकिन पिज्जा कितने सैक्रिफाइस हुए, ज्यादा सैक्रिफाइस हुए। मेक सेंस? तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज लेस इन दिस केस एंड इट इज मोर इन दिस केस। इसके पीछे रीजन क्या समझ में आता है?
इसके पीछे रीजन ये है कि हर लेबर किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड होता है, सही है। तो जब आप उसको डिविएट करते हो उसकी स्पेशलाइज स्किल से इन एक्सपीरियंस्ड और लेस स्पेशलाइज स्किल पे, तो वो सैक्रिफाइस ज्यादा कर लेता है और प्रोड्यूस कम करता है। हर लेबर, हर रिसोर्स किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड होता है। तो अगर आप उसको उसके स्पेशलाइज्ड मैनर में यूज करोगे तो वीआईपी, लेकिन जहां पे आप इसको स्विच करोगे ऐसी जगह पे जो जिसमें वो लेस स्पेशलाइज्ड है, तो वो क्या करेगा, वो कम प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको एक और मिसाल देके समझाता हूं। श्रीलंका, वन ऑफ इट्स फेमस थिंग इज कोकोनट्स। वहां पे कोकोनट्स बहुत होते हैं, सस्ता मिलता है और बड़ा वीआईपी मिलता है। हाँ, कोकोनट बड़े बड़े ग्रीन वाले, सही है। अब अगर मैं कोलंबो की उसी जमीन पे आम के दरख्त लगाऊं तो क्या होगा? आम के दरख्त हो सकता है ना उगे, और अगर उग भी जाए तो इतनी क्वांटिटी में नहीं उग पाएंगे। तो अगर मैं 100 कोकोनट ट्री को डिस्ट्रॉय करूंगा तो मैं बना कितने पाऊंगा? 25 मैंगो ट्रीज। और यही एग्जांपल पाकिस्तान में ले आओ। कराची, पाकिस्तान में सबसे फेमस मैंगो कौन सा है? सिंदड़ी। सिंदड़ी कहां का? मीरपुर खास का, सिंध का। दैट इज द मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपोर्टेड। चौसा एक्सपोर्ट नहीं होता, सही है, सिंदड़ी एक्सपोर्ट होता है। और सिंदड़ी की लाइफ स्पैन क्या होती है? 1.5 महीना। मीरपुर खास की जमीन पे अगर आप आम के पेड़ को काट दो, वहां पे कोकोनट ट्रीज उगाओ तो क्या होगा? 100 मैंगो ट्रीज की जगह पे सिर्फ 10 या 15 कोकोनट ट्रीज उग पाएंगे। सो दैट लैंड इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग मैंगोज। तो अगर मैं उसको डिविएट करूंगा दूसरी तरफ से, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस क्या बोलता है? हमें रिसोर्सेज को किस मैनर में यूज करना चाहिए? जिसमें वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो उसमें आप उसको यूज कर लो। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें अराइज हो जाती हैं कि हमें उस रिसोर्स को उसके स्पेशलाइज्ड मैनर पे यूज नहीं करना होता और दूसरी जगह यूज करना होता है। मैंगो की डिमांड खत्म हो गई, कोकोनट की डिमांड ज्यादा है, तो अब हमें उस जमीन पे जो लेस एफिशिएंट है मैंगो में, हमें वहां पे कोकोनट उगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी हाई। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, सही है। अगर मैं लेट से मुझे बिजनेस पढ़ाने को आ जाए, सर कुबैर की रोजी पे मुझे लात मारनी है, सही है, तो अब होगा क्या? क्या होगा? जब मैं बिजनेस पे आऊंगा ना, मेरे पास इतना बच्चा नहीं होगा। अभी मेरे पास स्टार्ट ऑफ सेशन 10-12 बच्चे हैं एएस इकोनॉमिक्स में। मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना, शायद 1-2 बच्चे ही हैं। आई विल हैव टू सैक्रिफाइस मोर। व्हाई? बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। तो जो भी रिसोर्स है वो किसी एक चीज में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड। तो अगर आप उसको स्पेशलाइजेशन से हटा के दूसरी जगह पे लगाओगे, कॉमन सेंस क्या बोलती है? उसकी प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर जाएगी। यानी सैक्रिफाइस अपन ज्यादा करेंगे और प्रोड्यूस अपन, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेक सेंस? सही है। अब नीचे एक्सप्लेनेशन लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें। Every resource is specialized in a particular field. Full stop. If we switch its production to something that is inefficient,
to something that is inefficient, we will have to sacrifice more and we will end up producing less, leading to a greater opportunity cost. Hence, the shape of the PPC will be concave to the origin. Concave to the origin. सही है? तो यहां तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में तीसरा शेप डिस्कस करेंगे विच इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. हाँ, अब देखें, पेपर में जब भी आप बनाएंगे ना, पेपर में आप कॉन्केव बनाएंगे, क्योंकि रियलिटी में एवरीथिंग दिस इज क्लोजर टू रियलिटी. क्यों? क्योंकि हर रिसोर्स किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड होता है, दूसरी चीज में स्पेशलाइज नहीं होता. पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स एंड नॉट कैपिटल गुड्स. सही है? तो जब भी आप बनाएंगे आप कॉन्केव बनाएंगे. और आप एक लाइन ऐड कर लेना अपने आंसर में, आप बोलना द पीपीसी AA is concave to the origin because it has an increasing opportunity cost. So this will demonstrate कि आप एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि बेटा सब आता है मुझे. आ रही बात समझ? दिस विल हेल्प यू गेट मोर मार्क्स. डन हो गया? और अगर कोई बच्चा स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो वो लिख देगा कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट. डन हो गया? सही है? आ गया एएस लेवल, ओ लेवल्स में डिस्टिंग्विश हो गया. फर्क समझ में आ रहा है? चलें एंड करते हैं यहां पे क्लास.